हरिओम, उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत भाषा के लिए शिक्षा वाले टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। भाषा के लिए शिक्षा का तात्पर्य होता है कि भाषा के लिए शिक्षा यानी विभिन्न भाषाओं के अंतर्गत जब आपको शिक्षा देना होगा तो किन किन बातों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षा या अपना ज्ञान विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेंगे या उन्हें अधिगम कराने का प्रयास आप करेंगे। अगर हम इस बात को देखें तो भाषा क्या होती है? शब्द सुनकर, लिखकर, बोलकर या संकेत के द्वारा जो हम विचार या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं वह क्या कहलाती है? भाषा। और शिक्षा क्या होता है? शिक्षा मनुष्य के जीवन में सीखने की एक प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने गुणों का विकास करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपने सोच समझ चिंतन व्यवहार क्रिया इत्यादि का उत्तरोत्तर अच्छाई की तरफ विकास करता है। उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा। वास्तव में शिक्षा हमारे आत्मा के अंतर्निहित गुणों का क्या करती है? विकास करती है। उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षा। तो शिक्षा वह है जो व्यक्ति को परम सुख, परम आनंद, परम शांति और परम पवित्र व्यवहार की तरफ गमन कराए, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। ये सब सारी बातें प्लेलिस्ट में आप खोजेंगे तो सब मिलेंगी। आइए हम लोग देखते हैं कि भाषा के लिए शिक्षा यानी हम यहाँ पे पढ़ा ये रहे हैं कि जो विभिन्न भाषाई क्षेत्र वाले जो बालक बालिकाएं, जैसे भारत में लगभग 1650 से अधिक भाषाएँ बोलियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कुछ बोलियों का व्याकरण मिलता है जिससे हम वह बोली सीख सकते हैं। यानी हर भाषा बोली होती है लेकिन सभी बोली का भाषा हो यानी सबका व्याकरण हो संभव नहीं हो सका है भारत में। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो जब विभिन्न भाषा वाले बालक बालिका हों या समाज हो तो ऐसे समाज में शिक्षा देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, वही हम इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। पहला एक देखते हैं, मातृभाषा। सरकार ने भी ये सुझाव दिया है कि प्राथमिक स्तर पर नियम भी है नियम पर भी प्राथमिक स्तर पर चाहे कोई भी बालक बालिका हो उसको मातृभाषा में ही शिक्षा दिया जाए। यानी मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा वह भाषा होती है जो माँ के द्वारा हम सीखते हैं। माँ के द्वारा सीखने की खासियत क्या होती है? हम भावना के द्वारा, संकेत के द्वारा, संवेगों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, शैली के द्वारा हम वह शाब्दिक या अशाब्दिक संकेतों को सीखते हैं जिसके कारण से वह भाषा में हमको संगीत, उस भाषा में सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, इसीलिए उसे मातृभाषा कहते हैं। सिंपल में कहा जाए तो माता के माध्यम से जो बालक बालिका भाषा सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर सरकार का भी ये नियम है कि अध्यापक क्या करे? मातृभाषा में ही पढ़ाए। अगर रह गई बात कि कई भाषा वाले बालक हैं और वहाँ पर अगर आपको पढ़ाना पड़ गया तो आप क्या करेंगे? तो भरसक कोशिश तो ये करनी चाहिए कि ऐसा शिक्षक भाषा पढ़ाए जो कई भाषाओं को जानता हो। अगर ऐसी भी स्थिति नहीं है तो कम से कम जो दूसरे भाषा वाला बालक है उस भाषा से संबंधित कोई दूसरी भाषा में भी समझाने का प्रयास करे जो उसके समकक्ष हो। जैसे अगर भोजपुरी अगर आपको नहीं आती है, खड़ी हिंदी आती है, तो खड़ी हिंदी को भोजपुरी वाला समझ जाएगा तो आप उसे खड़ी हिंदी में पढ़ाइए। यानी उस भाषा के समकक्ष भाषा का प्रयोग भी करना चाहिए या पढ़ सकता है तो भी उसकी प्राथमिक शिक्षा हमें करा देनी चाहिए। भरसक तो कोशिश यही है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ही शिक्षा जाए, क्योंकि जब तक वो मातृभाषा को पढ़ना लिखना बोलना समझना नहीं जानेगा तब तक दूसरी भाषा को भी वो नहीं सीख पाएगा, दूसरी भाषा को भी वो नहीं जान पाएगा। इसीलिए प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 तक मातृभाषा में ही शिक्षा दिया जाए। अगर और उच्च स्तरीय देखते हैं तो उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक अगर मातृभाषा में आप शिक्षा देते हैं तो दूसरी भाषाओं को भी वह अगर सिखाते हैं तो बहुत जल्दी सीखेगा। इसलिए शिक्षा के अंतर्गत भाषाओं का ध्यान में रखते हुए हमें मातृभाषा में ही शिक्षा प्राथमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर तक प्रदान करनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। दूसरा है भाषाई संदर्भ। जैसे विभिन्न भाषाओं वाले बालक हैं, ऐसी अगर क्लास है समावेशी कक्षा में विभिन्न प्रकार की भाषा, विभिन्न प्रकार के संस्कृति, विभिन्न प्रकार के योग्यता क्षमता वाले छात्र छात्राओं को समान अवसर समान कक्षा में
उपलब्ध कराए जाते हैं, उससे समावेशी शिक्षा कहते हैं। उस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अगर आप देखते हैं कि कई भाषा वाले बालक हैं तो उनको समझाने के लिए, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, मंद बुद्धि बालक, पिछड़े बालक, अधिगम बाधित बालक, कई प्रकार के बालक होते हैं, तो उन्हें समझाने के लिए करना क्या चाहिए? अगर ऐसी स्पेशल या व्यक्तिगत कोई छात्र छात्रा के लिए समस्या उत्पन्न होती है तो उससे उसके भाषा से संबंधित जो समाज है उससे उदाहरण दे करके उसे समझाना चाहिए, या उसके संदर्भ में कोई बात समझाने का प्रयास करना चाहिए जो उस कंटेंट से संबंधित हो, उस टॉपिक से संबंधित हो। तो जब हम बालक को उसकी मातृभाषा में हम उदाहरण दे के समझाएंगे तो बालक बहुत जल्दी समझता है, बहुत जल्दी उसको याद होता है। तो बालक को समझाते शिक्षक को पढ़ाते समय बालकों के भाषाई पृष्ठभूमि से भी संदर्भ या उदाहरण प्रस्तुत करके उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। आगे हम बात करें बहुभाषी प्रशिक्षित शिक्षक। वैसे सरकार को भी जिम्मेदारी यह है कि ऐसे जगहों पे जहाँ भाषाई समस्या उत्पन्न होती है तो वहाँ पर सरकार क्या करे, उन भाषाओं से संबंधित प्रशिक्षित यानी बीएड या बीटीसी या विशिष्ट बीएड विशिष्ट बीटीसी किया हुआ जो छात्र छात्रा हो, ऐसे शिक्षकों की ही वहाँ नियुक्ति करनी चाहिए। क्योंकि हमारा प्राथमिक स्तर बहुत बेस होता है और उच्च प्राथमिक स्तर यानी 8 भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे सच पूछिए तो 6 से 8 हमारे शरीर का रीढ़ है। आगे हम बात करें कि बहुभाषी यानी वो अध्यापक क्या करे, वैसे उस स्थानीय स्तर के ही अध्यापक जो हो उसे ही नियुक्त करना चाहिए, या वैसी योग्यता क्षमता के वाले व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए जो दो तीन भाषाएं जानता हो वहाँ के, ताकि वह उस लहजे में, उस संदर्भ से, उस समाज से इतना ज़्यादा वो रूबरू हो ताकि वह बालकों के अंदर शिक्षा के प्रति, पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न करते हुए अधिगम कराने में सफल हो सके। तो बहुभाषी प्रशिक्षित अध्यापक अगर नियुक्ति करती है तो निश्चित रूप से जो बहुभाषा वाली समस्या है उसको हम शिक्षा के माध्यम से दूर करके अधिगम करा सकते हैं। सबसे बड़ा बेस हमारा जो है मातृभाषा ही होती है। जब हम मातृभाषा समझते हैं, उसको पढ़ना लिखना बोलना जान जाते हैं, तो अन्य भाषाओं को भी हम बहुत जल्दी से सीखना, पढ़ना, बोलना, समझना सीख जाते हैं। तो इसलिए बहुभाषी अध्यापक को, प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति करनी चाहिए। आगे हम बात करें भाषा की संस्कृति का उपयोग। हर भाषा की अपनी एक संस्कृति होती है, उसमें एक टोन होता है, एक मधुरता होती है, एक लहजा होता है, एक शैली होती है और उसमें जो है एक रूपात्मक, भावात्मक अभिव्यक्ति होती है। जब अध्यापक समझाए तो बालक जिस भाषा से संबंधित है उस भाषा की संस्कृति का उपयोग करे, ताकि बालक उस भाषा के माध्यम से उसके वास्तविक भावना को, संदर्भ की वास्तविकता को, भावना की गहराई को, भावना के प्रभाव को समझ सके। वास्तव में जब ज्ञान पर विश्वास तब होता है जब उस पर भावना प्रबल होती है। जैसे है जान गए सब लोग कि ईश्वर सब जगह है, इस पर जिसकी भावना दृढ़ हो गई वह इस चीज़ को खोजने में सफल हो जाएगा। नहीं तो जीवन भर सुनाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, वो ईश्वर का फायदा ही नहीं ले पाएगा। तो जो ज्ञान में श्रद्धा और विश्वास होती है वो सबसे बड़ी जान होती है। भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि यहाँ जितने विद्वान हैं सब अवसरवादी हैं, उनको इस बात का विश्वास ही नहीं है कि गलत काम का गलत परिणाम होता है। हालांकि मैंने सबके लिए बात कही, अर्थात औसतन लोग ज़्यादा ऐसे हैं। तो कुल मिलाकर के जब हम भाषाई संस्कृति का प्रयोग करेंगे तो उसको अधिगम के साथ उसे विश्वास और उस ज्ञान पर श्रद्धा का हम निर्माण कर सकेंगे, ताकि वह अच्छाई से संबंधित अपनी योग्यता का विकास करते हुए सफल हो सके। यानी भाषाई संस्कृति का प्रयोग हमें पढ़ाते समय करना चाहिए। आगे भाषाई प्रचार प्रसार। भाषाई प्रचार प्रसार का मतलब ये होता है जब विविधता भरा जो समाज है भाषा से संबंधित, उसमें क्या करना चाहिए कि अध्यापक को इस बात पर भी बल देना चाहिए कि उन भाषाओं को ज़्यादा बढ़ावा दे जो ज़्यादा प्रचार प्रसार में हैं, यानी ज़्यादा दूर तक उसमें लोग जुड़े हुए हैं, समझते हैं, लिखते, पढ़ते, बोलते हैं। तो वो ऐसी भाषाओं का प्रचार प्रसार करने के कारण से क्या होगा, समाज में एक धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी समान भाषा समरसता या समान
सामाजिक व्यवहार या दृष्टिकोण या विचार के प्रचार प्रसार में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। यही कारण था कि गांधी जी गुजराती थे, परंतु उन्होंने ये देखा कि जो हिंदी खड़ी बोली है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से शुरू होती है, उन्होंने इसका विकास करने में सफल हुए। उन्होंने कहा कि हिंदी का जो भाषा है वह कई भाषाओं, कई क्षेत्रीय भाषाओं से टूट के बनी है, जिसमें हर बहुत ज़्यादा मध्य भारत की बहुत क्षेत्रीय भाषाएं उसमें धीरे धीरे टूट के बनी है, जिसके कारण से उस संबंधित क्षेत्र के लोग उस हिंदी को भी समझ जाते हैं। जैसे ब्रजी है, अवधी है, मैथिली है, ये सब काफ़ी भाषाएं उसके समकक्ष भाषा है, जिसके कारण से वहाँ के बोलने वाले भी हिंदी को पूरी तरह समझते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम भारत को एक बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक अपनी भाषा होनी चाहिए। संस्कृत, अंग्रेजी को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। क्यों नहीं बढ़ावा दिया? क्योंकि जो अंग्रेजी है वह भाषा का चरित्र हिंदी वाली भाषा के चरित्र से बहुत गिरा हुआ है, क्योंकि भाषा अपने आप में समाज का साहित्य और दर्पण लिए हुए होता है। इसलिए गांधी जी ने अंग्रेजी को नहीं कहा, बल्कि किसको कहा? हिंदी को कहा। अर्थात जो ऐसी भाषा, जैसे हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो उसके हिंदी के भी प्रचार प्रसार पर बल देना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि क्षेत्रीय भाषाओं को समाप्त कर देना चाहिए। अब जब तक है तब तक है। जो मातृभाषा में जो मूल अधिकार के अंतर्गत आती है उसे शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन हमें एक कॉमन भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा के प्रचार प्रसार में भी तत्पर रहना चाहिए। हालांकि हिंदी का जो प्रचार प्रसार हुआ है वह शिक्षा के माध्यम से न होकर के फिल्म इंडस्ट्रीज और संगीत के माध्यम, ईश्वर के माध्यम से ज़्यादा हुआ है। लेकिन ये काम शिक्षा विभाग द्वारा होना चाहिए, लेकिन उतना शिक्षा विभाग द्वारा नहीं हो पाया। तो भाषाई जो हमारी भाषा है, जो राष्ट्रीय भाषा है, जिसमें हर व्यक्ति धीरे धीरे आधा अधूरा या ज़्यादा समझता है, जिससे वो काफ़ी समाज के विचारों से, राष्ट्र के विचारों से अवगत हो सकता है, समझ सकता है, जान सकता है, ऐसी जो राष्ट्रीय भाषा हो, जैसे हमारे यहाँ तो हिंदी है, इसको प्रचार प्रसार पर बल देना चाहिए। दूसरे देश की जो हो वहाँ पर वैसा बल देना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय एकतावाद। राष्ट्रीय एकतावाद का तात्पर्य यह है कि हमें भाषा के अंतर्गत उन समस्त गतिविधियों को, उदाहरणों को, बातों को, विचारों को, समस्याओं को, आवश्यकताओं को, चुनौतियों को, विभिन्न गतिविधियों को भी हमें भाषा के माध्यम से अवगत कराना चाहिए। अवगत अगर आप कराते रहेंगे तो आप बताएंगे कि इसका ये हल है, इसलिए हमें एक भाषा के माध्यम से या जो अन्य भाषाएं हैं उनको किस बिंदु पर किस तरह से हम एक कर सकें। जैसे भारतीय संविधान है, अंग्रेजी में है, हिंदी में होना चाहिए, उर्दू में होना चाहिए, संस्कृत में होना चाहिए, मैथिली में होना चाहिए, तमिल, तेलुगु सब में होना चाहिए। जब वो भाषा सब भाषाओं में जाएगा तो सब लोग अपने मौलिक अधिकार को समझेंगे, सब लोग अपने मूल अधिकार को समझेंगे, शिक्षा के अधिकार को समझेंगे, सूचना के अधिकार को समझेंगे, राष्ट्र के नागरिक दायित्व को समझेंगे, मूल कर्तव्य को समझेंगे, राज्यों को नीति निर्देशक जो तत्व दिए गए हैं उनको समझेंगे, जिससे क्या होगा, उनमें अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग रहने के साथ एक बनना आसान हो जाएगा। तो हमें भाषा संबंधी अन्य भाषाओं की मर्यादा भी रखनी है, साथ में उनको शिक्षा देते समय उनको उन साधनों से, उन ज्ञानों से, उन गतिविधियों से भी एक करने का प्रयास करना है, जिससे हमारा देश क्या हो सके, भाषाई विभेद के जगह भाषाई समरसता, सम्मान भावना के साथ राष्ट्रीय एकता का रूप में वो परिणित हो सके, यानी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। अगला है त्रिभाषा सूत्र। ये तो आप जानते ही हैं, भारत में त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है। मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और तीसरा है अंग्रेजी। यानी त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा प्राथमिक स्तर पर, अगर वो मातृभाषा हिंदी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसकी हिंदी मातृभाषा नहीं है तो उसे हिंदी सिखाने का प्रयास करना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे अंग्रेजी का भी ज्ञान कराना चाहिए। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी के माध्यम से सबको, भारत के नागरिकों को पूरे विश्व के साथ जोड़ने का काम या प्रयास किया जाता है। हिंदी भाषा के अंतर्गत पूरे भारत को राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए जोड़ने का प्रयास किया जाता है। मातृभाषा के माध्यम से उसे प्राथमिक शिक्षा या शिक्षा के विकास हेतु से तैयार किया जाता है। तो कुल मिला के त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग व्यवस्था को ध्यान में रख करके, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बालक की योग्यता, क्षमता और उसके शैक्षिक चुनौतियों को भी ध्यान में रखते हुए उसे उपलब्ध कराना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए, और शिक्षक को अपने पाठ्यचर्या या शैक्षणिक गतिविधियों में प्रयोग पर भी बल देना चाहिए। तो त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से हम एक भाषा के साथ साथ हम उसके शिक्षा की, भाषा के अंतर्गत शिक्षा के साथ उसका गुणात्मक पहलू या गुणात्मक गतिविधियों का विकास कर सकते हैं। अगला है प्रशासनिक उपयोग। ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
वास्तव में जो भ्रष्टाचार बढ़ता है ना, तो दूसरी भाषा में बड़ा आसानी से बढ़ जाता है, पता ही नहीं क्या है। वही तो कहा जाए, कोर्ट में अगर देखा जाए तो हमारा मामला, हमारा वकील, हम पैसा दिए हैं और सामने वाले अंग्रेजी में बहस करके चले गए, क्या बोला गया हमें पता ही नहीं, क्या लिखा गया हमें पता ही नहीं। एक तो इसी तरह से एक और मैटर हमने देखा कि उसमें जो है वकील सामने वाला विपक्षी का वकीलवा खरीद लेता था, तो वो व्यक्ति स्वयं कहा कि हम अपना केस लड़ेंगे। जज पूछा क्यों, कहा कि तुम्हारे पास वकील नहीं, तो उसने कहा कि नहीं वकील है, लेकिन ये लोग खरीद लेते हैं, उसको हड़का देते हैं, वो सही बहस नहीं करेगा, हम केस हार जाएंगे। सामने वाले बड़े प्रबल हैं, तो जज कहा अच्छा 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 ठीक, हम व्यवस्था करते, ये हालात है। तो कुल मिला के जब हम प्रशासनिक यानी न्यायालय में जो आवेदन आते हैं, उसमें प्रशासनिक कार्यों में जब हम उस स्थानीय भाषा का प्रयोग करेंगे तो स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। और यहाँ पर सबको दिखावा ज़्यादा है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रशासनिक स्तर पर यानी सरकारी राजकाज दरबार में जितना ही आप हिंदी भाषा का यूज करेंगे, जो हिंदी भाषी क्षेत्र वाले हिंदी भाषा का यूज करें, जो दूसरे भाषा वाले हैं वो वहाँ की भाषा का प्रयोग करें, तो जिससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार भी कम होगा और भाषा का प्रति मान सम्मान, आवश्यकता और महत्व भी बढ़ता चला जाएगा। और भाषा के माध्यम से हम गलत व्यवहार को भी रोक सकते हैं। तो यह जो है एक सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि बालकों को भाषाई उपयोग प्रशासनिक स्तर पर भी करने पर बल देना चाहिए। एक व्यक्ति ने इसी तरह से कहा कि सब लोग कहते हैं कि हिंदी का संगीत और हिंदी भाषा अंग्रेजी से बहुत टफ, बहुत सुंदर, बहुत मधुर है, फिर भी अंग्रेजी में साइन लोग करते हैं। एक आदमी, एक लड़का था, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसे ही कह के गाली देने लगा, तब से हमने भी अंग्रेजी में साइन करना बंद कर दिया, जब भी साइन करता हूँ हिंदी में। तो कुल मिला के हम आपसे ये कहेंगे, प्रशासनिक अगर उपयोग को बढ़ावा दिया जाए तो भाषा शिक्षा का विकास का पूरा फल भी मिलेगा और भ्रष्टाचार कम भी होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भाषा के लिए शिक्षा में किन किन गतिविधियों का अगर हम पालन करें, इन सब गतिविधियों का पालन करें तो निश्चित रूप से बालक और बालिकाओं को अधिगम और भाषा के महत्व, भाषा का उपयोग, भाषा का आदर और विभिन्न भाषाओं में शिक्षा किस प्रकार से ली जाए इत्यादि बातें आप आराम से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।